सर्वप्रथम मैं आभासी मंच में जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं सबको मैं सादर नमन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। एक तो बसंत का ऋतु प्रारंभ हो गया है, इस अवसर पर भी दूसरा नववर्ष आंग्ल नववर्ष है, उस पर भी मैं वो करता हूं। साथ ही कल राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का, उसके उस पर भी आप सभी लोगों को जो है साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। यह जो अभी आज कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुरशेखर जी ने जो अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, वो कई दृष्टियों से पूरा समावेशी वक्तव्य ही है। इन्होंने न केवल भाषा के स्तर पर जो बताया कि आज का युग जो साहित्य का चल रहा है वह केवल समावेशी कई दृष्टि से है, भाषा की भी दृष्टि से है, शैली की दृष्टि से है, संस्कृति का है, बोलियों के उस पर है, त्योहार है और विभिन्न जो विधाएं जो हाशिए पर चल रही थी उनको भी समावेश किया गया है। पहले देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी हिंदी साहित्य के आंदोलन हुए वो मुख्य रूप से हिंदी बेल्ट से ही हुए और हिंदी बेल्ट के ही हिंदी क्षेत्र के ही विद्वानों को उसमें शामिल किया गया, हिंदी तर क्षेत्रों के विद्वानों को उसमें हाशिए पे रखा गया। सबसे बड़ी बात ये हमको हमेशा सालती रही कि बल्कि जो लोग हिंदी तर क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन्होंने तो रेगिस्तान में रहकर को वहां पर जो है कमल खिलाने का या फूल खिलाने का काम किया है। तो मेरा मानना जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में हिंदी तर क्षेत्रों में, चाहे हमारा जो है पूर्वोत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात हो या प्रवासी भारतीय विदेशों में जो हिंदी की पताका लहरा रहे हैं, वह विशेष रूप से पूजनीय है, अभिनंदनीय है। हिंदी क्षेत्र के तो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन जो लोग वहां पर रहकर, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वहां काम कर रही है, पूर्वोत्तर भारत में कई संस्थाएं कार्य कर रही, तो समावेशी की संकल्पना मेरे मन मस्तिष्क में यही आई कि हम क्यों ना समस्त जो हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं के भी हो, हिंदी तर क्षेत्र के हों, प्रवासी भारतीय हों या पूर्वोत्तर भारत के हों, तो सभी लोगों को हम सम्मिलित करें। तो पहला ये बीजारोपण की बात यह है, इसकी मूल जड़ें हिंदी साहित्य के या समावेशी काल के संपूर्ण भारतवर्ष या संपूर्ण विश्व से प्रारंभ होती हैं। तो ये शाखा हर जगह पर जाती है। जब हम इस भाव के साथ इस काल का विभाजन करेंगे तब इसके पीछे बहुत बड़ी दूरदर्शी बात यह है कि हम हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक पटल पर स्थापित कर सकेंगे। आज जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी केवल हमें भारत में नहीं स्थापित करनी है, हमें उसको विश्व फलक पर स्थापित करना है, हमें हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। अब वह समय आ गया है कि हम, और यह देख रहे हैं कि आज हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी भी आप देख लीजिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी में जो है विज्ञापन दे रही हैं, टीवी के माध्यम से आप देख लीजिए, हर एक माध्यम से जो है हिंदी, तो हर एक जगह पर हिंदी का बोलबाला है। हाँ, ये जरूर है, मैं मानता हूं कि उसमें जो है अन्य भाषाओं की बातें आ जा रही हैं, तो हमें रूढ़िवादिता का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जो है डॉक्टर गुरशेखर जी ने कहा कि आज समावेशी की बात केवल भाषा के स्तर पर है। जैसा अभी अलग जी ने भी कहा, उमेश जी ने, कि वेद बुक से फेसबुक तक, एक वो चीज कि कहां से हमने शुरू किया, भोजपत्र से शुरू किया और इंटरनेट मीडिया तक अब हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, आधुनिक काल की ही बात की
तो आधुनिक काल की प्रासंगिकता 1850 से आधुनिक काल शुरू हुआ। तब तो बैलगाड़ी का ही जमाना था। पता चला कि जो है पत्र का ये इसका जो है शुरू हुआ था, बल्कि पक्षियों के माध्यम से भी जो है, कबूतर के माध्यम से भी जो है और अन्य पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। आज देखिए वर्ष 2000 से ये हमारी 21वीं सदी, हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी आधुनिक काल, अगर जो बैलगाड़ी का समय आधुनिक काल था तो ये जो है हमारा तेजस मिसाइल है और ब्रह्मोस है, या ये हम लोग जो है बहुत दूर दूर संचार के माध्यम हो गए, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको हम क्या कहेंगे। वह आधुनिक काल है तो इसका काल विभाजन होना चाहिए और यह कार्य कायदे में 25 वर्ष पहले होना चाहिए। आज की स्थिति है कि 25 वर्ष का बालक तो हो गया, उसका नाम ही नहीं। अब किसी बालक का नाम ही ना हो, हम ही लोगों में से किसी का नाम ना हो, तो हम क्या कह के पुकारेंगे उसको। उसका किया गया अच्छा कार्य को हम कैसे प्रशंसा करेंगे, और जो गलत कार्य कर रहा है वह बालक, हम कैसे उलाहना देंगे उसके माता पिता। तो ये 21वीं सदी यह निश्चित रूप से हमारा समावेशी काल का है, और जितने भी विद्वान हैं जिनसे भी चर्चा परिचर्चा हुई, सभी लोग इस पर सहमत हैं। नाम भी है कि समावेशी। हम किसी को, इसका मुख्य अवधारणा यह है कि हम किसी को तिरस्कार नहीं करेंगे, हम किसी को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पहले जो हिंदी के जो आंदोलन हुए वो वाद परंपरा पे थे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो जहां पर देखिए, जहां पर वाद होगा वहां पर विवाद होगा। मैं ये नहीं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं कि उस समय जो रहा, वाद और विवाद दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हड़बड़ी जहां होगी वहां गड़बड़ी जरूर होगी। तो हड़बड़ी गड़बड़ी जैसे दो सगी बहनें हैं, तो वाद और विवाद दोनों सगे भाई भी हैं। तो वाद विवाद सगे भाई हैं, उसी तरह हड़बड़ी और गड़बड़ी दो सगी बहनें हैं। तो इसका जो है, यह वास्तव में समावेशी काल को अगर जो हम दूसरा काम का नाम दें, यह निर्विवाद काल है। निर्विवाद, इसमें कोई विवाद की संभावना नहीं दूर दूर तक, क्योंकि हम किसी को हे दृष्टि से देख ही नहीं रहे, हम किसी का तिरस्कार कर ही नहीं रहे। बल्कि यद्यपि है कि आपने हमारे लेख में देखा होगा, मूल लेख में, कि समावेशी काल की कुछ सीमाएं भी हैं। वह लेख में है, वो हम यहाँ पर नहीं इसका चर्चा करेंगे कि समावेशी काल की कुछ सीमाएं भी हैं, और उसको एक आभासी मीटिंग में उस पर विस्तार से चर्चा की हुई थी। आज जैसा कि कहा, मुख्य वक्ता ने भी कहा कि आज का साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं, आज इंटरनेट पर भी है और बहुत सारे अन्य माध्यमों पर भी है, जिसके माध्यम से ऐसा नहीं कि साहित्य जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये साहित्य की उसमें विकास में अवरोध नहीं है। इसको भी हमें समग्र रूप से देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी परंपरा से कटने न पाए, हम किताबों की ओर देखना ही बंद कर दें, हम किताबें पढ़ना ही, पुस्तकें पढ़ना ही बंद कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें पुस्तकें पढ़ना भी चाहिए और पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो हम नेट पे या गूगल के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ेंगे, ये जो जैसे हमारा जो है चलचित्र है या जो है हमारा ये फेसबुक इसका है, ये पर्दा जो है, स्क्रीन बिल्कुल चलायमान रहती है, तो इससे जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं वो ज्ञानार्जन भी चलायमान रहता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, जो मैं समझता हूं। लेकिन जब आप किसी पुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हैं, उसका जो है, उस पर जो है जब अध्ययन करते हैं, वो कहीं ज्यादा समय तक टिकता है। अभी भी हम लोग पहले के जो उस समय बाल्यकाल में जो पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत समय की उस समय की कविताएं, कहानियां अभी भी कंठस्थ हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकों द्वारा पढ़ी गई हैं और पुस्तकों को बार बार उस कविता को रिपीट किया है और वो कंठस्थ हो गई। बार बार करते हुए, पाठ करते 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 वो जो है कंठस्थ हो गई है।
तो सबसे बड़ी चीज कि यह समावेशी काल हमारा निर्विवाद काल है, इसमें कोई भी जो है विवाद नहीं है। दूसरी चीज, यह किताबों तक साहित्य सीमित नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं कहें हम पुस्तकों तक सीमित रखें, नेट मीडिया पे भी जो है वह भी हमारा। अब देखिए हम लोग आभासी मीटिंग कर रहे हैं, पूरा भारत जुड़ा हुआ है, कुछ समय बाद स्थिति यह आएगी कि जो विदेशों के लोग भी जो है वहां के लोग भी जुड़ेंगे। तो यह इसलिए कि तकनीक के माध्यम से हुआ। पहला 1850 और उस समय का आधुनिक काल और इस समय का जो है कि हम लोग जो है एक समय में पूरे भारत के लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज यह है कि समावेशी काल में मुख्य रूप से 3-4 मुख्य घटक हैं। एक तो हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। पहले जो बीच का समय आया था, लोग परंपरा से कट गए थे। परंपरा से कट गए थे कि मतलब जो जैसे मुख्य वक्ता ने भी कहा और पहले की भी मीटिंग में कि पहले छंदों को जो है जो जो लोग छंद लिखते थे वो लिखते थे, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, कहा जाता था यार ये तो तुकबंदी है, ये पिछड़ी कविता है, ये पिछड़े काल के जो है ये साहित्यकार है। नहीं, हम एक तरफ निराला की वो करते हैं, एक तरफ उनकी वो करते हैं, लेकिन अगर जो हम निराला को देखें तो निराला कितने बड़े छंदबद्ध साहित्यकार थे, उनकी छंदों पर कितनी बड़ी पकड़ थी। उसके बाद उन्होंने जब भाव इतना प्रबल हो गए, छंद अपने आप टूट गए। तो ऐसा नहीं कि जो छंद में लिख रहा है तो वो जो है पिछड़ा साहित्यकार। छंदों की वापसी हुई है कि जो छंदों में लय, गति, ताल, ध्वनि और जो है अलंकार होते हैं, उनका अपना एक अलग लालित्य है। लेकिन छंद मुक्त कविता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज और जो इस युग में हुई है वह यह है कि यह निश्चित रूप से है यह उपन्यास, महाकाव्य, प्रबंध काव्य और इसका समय नहीं है। यद्यप जो लोग लिख रहे हैं वो लोग जो है बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लिख रहे हैं और बड़ा साहस की बात है। मैं आज तक 1-2 बार जो सोचा कि उपन्यास कोई लिखूं, खंड काव्य लिखूं, महाकाव्य लिखूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ पाई। बहुत बड़ी हिम्मत और बड़ी बड़ी धैर्य की बात है। तो आज लिखने वाला भी, उसके लिए भी बड़ी हिम्मत और धैर्य की भी आवश्यकता है और उससे ज्यादा कहीं पढ़ने वाले के लिए भी। आज उपन्यास पढ़ने के लिए जो है लोगों में उतना धैर्य नहीं है, समय नहीं है और उतनी एकाग्रता भी नहीं। आज देखिए कहानियों के बजाय लघु कथा ने जो है अपना जो है वो कर लिया। लघु कथाएं जो है कहीं ज्यादा जो है प्रभावी हो गई। अभी इसी वर्ष मेरा तर्कस के तीर लघु कथा संग्रह निकला है अद्वित पब्लिकेशन से, अद्वित प्रकाशन दिल्ली से। तो यह एक चीज है कि लघु कथाओं का बोलबाला है। दूसरी चीज, जैसा कि पहले बाल साहित्य को हाशिए पे रखा जाता था, लेकिन मेरा मानना है कि बाल साहित्य लिखना अपने आप में बहुत कठिन है। बाल साहित्य लिखने के लिए, बाल कविता लिखें या बाल कहानी लिखें, उसके लिए आपको पहले बच्चा बनना पड़ेगा। आप अगर जो पंडित होकर, विद्वान होकर अगर चाहेंगे बाल साहित्य लिखना, आप नहीं लिख सकते। बाल साहित्य लिखने के लिए आपको बाल मन की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर सरल, सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो, आप सीधी सपाट बात कह सकें और आपके दिल से निकली हुई बात या आपकी कलम से निकली हुई बात बच्चे के दिल तक समा जाए, उसके दिमाग तक समा जाए। अभी भी पहले पुराने काल की लोरियां और जो है ये कविताएं, ये सब पूरा हुआ। तो एक तो जैसे छंदों की वापसी, हम लोग परंपरा से जुड़ रहे हैं, धर्म के उस पर भी देखिए हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृत का उत्थान हो रहा है, उद्घोष हो रहा है और साथ ही देखिए हम परंपरा से जुड़ते चले जा रहे हैं। यह समावेशी काल के साहित्य की सबसे बड़ी चीज है। यह यद्यपि मैं ये नहीं कहता हूं, मैं मार्क्सवाद की आलोचना नहीं करूंगा, वामपंथियों की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वामपंथी काल में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने परंपरा का परित्याग करना शुरू कर दिया, उसमें परंपराओं से हर तरह से। लेकिन अब ये फिर ये जो युग आया है, ये काल आया है, ये हम परंपरा से जुड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृत का उत्थान हो रहा है, जड़ों से जुड़ रहे हैं। हम लोग तनाव में भले हैं, आज का समाज जो है आदमी तनाव में है,
भीड़ में, जैसे मैं एक गजल के माध्यम से कहूं कि भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, खुद की लिखी गजल है कि भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, आज खुद से ही डरा है आदमी, नित अहम की मैं में रहता झूमता, खूब ही चिकना घड़ा है आदमी। और जो है आदमी जैसे जैसे बुजुर्ग होता है मोह माया बढ़ती जाती है, देखिए अब लौ भी धीमी हो रही, देखिए अब लौ भी धीमी हो रही, मोह माया में पड़ा है आदमी, जीतने को जग सिकंदर की तरह, हर समय खुद से लड़ा है आदमी, भीड़ में तन्हा खड़ा है आदमी, आज खुद से ही डरा है आदमी। तो यह जो है गजल को, पहले मैं गजल सुनाने का अभिप्राय यही था कि गजल पहले हिंदी साहित्य में नहीं लिया जाता था, लेकिन समावेशी काल की सबसे बड़ी चीज कि आज जनमानस को स्वीकृति मिली है गजल की। जो गजल लिखने वाले लोग हैं उनको जो है स्वीकृति मिली, और लोग जो है दो दो पंक्तियों के जो है शेर जो है बहुत जनमानस में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने हिंदी साहित्य में शामिल करें गजल या सजल, इसको हिंदी साहित्य में समावेश करना चाहिए। यही समावेशी काल की विशेषता है। आप देखिए मुक्तक और दोहे ये कितने पॉपुलर हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी मैं 20 दिसंबर 2025 को मुझको माननीय राज्यपाल द्वारा जो सम्मान मिला, मेरी अखिल दोहा सतसई पर ही मिला, जिसमें मेरे करीब 750 दोहे हैं, लगभग 40 विषयों पर लिखे गए दोहे हैं। तो वो दोहा विधा की लोकप्रियता का प्रमाण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने लिखे, दोहा बहुत से लोग लिख रहे हैं। आप जब दोहा लिखते हैं, गजल लिखते हैं, या घनाक्षरी लिखते हैं, या कोई अन्य मुक्तक लिखते हैं, तो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास मीटर भी है, पैमाना भी है। उसी पैमाने में ही पता चला आपका छोटा सा गिलास है, उसी में पूरा जो है आपको गागर भरनी है, और उसी में भावों का सागर भी भरना है। ये छोटा काम नहीं होता, बहुत ही कठिन कार्य होता है कि आपको दो पंक्तियों में ऐसी बात कहनी है कि वो कालजयी हो जाए। तो इसीलिए कि इसमें हमें बाल साहित्यकार को भी शामिल करना है, हमें गजल को भी सम्मिलित करना है, हमें छंदबद्ध कविताओं को भी सम्मिलित करना है, हमें छंद मुक्त कविताओं को भी शामिल करना है, और एक चीज और कि हमें बोलियों में सृजित कविताओं को भी शामिल करना है। जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें जो सृजित साहित्य है उसको भी समावेशी काल में सम्मिलित करना है। आज देखिए कोई भी त्योहार होता है कोई भी भारतवर्ष में, तो केवल उस क्षेत्र विशेष का नहीं है। अभी देखिए छठ पूजा हुई, तो छठ पूजा ऐसा नहीं कि छठ पूजा केवल जो है बिहार का त्योहार बन के रहा। जहां जहां पर है बड़े धूमधाम से छठ पूजा, आप लोग अपने अपने जहां जहां जिस जिन शहरों में होंगे वहां छठ पूजा मनाई गई। पोंगल त्योहार है, बिहू त्योहार है, ये अन्य त्योहार है। तो वहां पर क्या होती है, भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वह भावों की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय बोली में होती है। और जो क्षेत्रीय बोली का जो एक सौंदर्य विधान है, जो सुंदरता है, जो आंचलिकता की सौंदर्यता है, वह अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य होती है। दिव्य, भव्य और नव्य। तो उसका सौंदर्य हम खड़ी बोली से नहीं ले सकते। लोकगीत जब लिखे जाते हैं, लोकगीतों में जो चीजें होती हैं या जो हमारी चीजें हैं, तो हम ये भी देखेंगे 21वीं सदी में जो हमारा बोलियों में रचित साहित्य है, बोलियों में जो साहित्य रचा गया है, उसको भी समावेशी काल में शामिल करें। मैं इस पर अभी एक लेख भी लिखा हूं जो इसमें शामिल होगा, जो है क्षेत्रीय बोलियां, हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां एक समावेशी दृष्टि, कि हम कहीं ऐसा ना हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों का कुचक्र भी है कि हिंदी को उनकी बोलियों से अलग कर दीजिए, हिंदी कमजोर हो जाएगी। आज हम अगर जो हिंदी की बोलियों में अगर जो रामचरितमानस को अलग हटा दें, सूरदास के पदों को हम अलग हटा दें, कबीर की साखी शबद और रामायणी को अलग हटा दें,
तो क्या हम हिंदी साहित्य की कल्पना कर पाएंगे? जायसी के पद्मावत अलग हटा दें, या विद्यापति के जो है पद, नरसिंह मेहता, जो भी हैं हमारे जो क्षेत्रीय बोलियों में लिखा गया है, हमारा हिंदी साहित्य की जड़ें आदिकाल से शुरू, न कि केवल आधुनिक काल से। तो यह मैं जरूर सभी विद्वानों को कहना चाहूंगा, और मैं इसलिए कहना चाहूंगी हम सीधे सपाट बयानी। एक तो मैं पुलिस विभाग का हूं, तो मैं सीधी सपाट बयानी हूं। अगर जो एफआईआर करनी है तो एफआईआर करनी है, अपराधी सिद्ध करना तो अपराधी सिद्ध करना। टीचर वाली बात मैं नहीं कह पाता हूँ, गोल मोल बात नहीं कह पाता हूँ कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो जो अगर जो दोष है सामने वाले का तो खुलकर कहेंगे कि नहीं भाई वो दोषी है। अगर जो अपराधी है तो उसको कहेंगे नहीं भैया आप अपराध कर रहे हैं, आप इस धारा के मुलजिम हैं, आपके ऊपर एफआईआर होगी। तो यही बात अगर जो एक्चुअली जो है हम लोगों को जब समावेशी काल की बात कहें तो हमें निश्चित रूप से कहना पड़ेगा क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। जब इसमें हम सीधे सीधे उसको वो करेंगे। अब एक चीज और हम ये कहना चाहेंगे कि अब हम कैसे ऐसी योजनाएं बनाएं, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हम लोगों का 1 वर्ष हो गया ऑनलाइन मीटिंग करते करते, कि कैसे इसका प्रचार प्रसार करें। एक तो सभी लोग जो भी विद्वान हैं जहाँ के हैं, तो समावेशी काल पर अपने अपने क्षेत्र में और अपनी अपनी संस्था के माध्यम से चर्चा परिचर्चा आयोजित करें और उसका प्रचार प्रसार करें। जो जहाँ पर इस समावेशी काल पे अपने अपने क्षेत्र पे और जो विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक हैं या जुड़े हुए हैं, तो अपनी संस्था के माध्यम से चर्चा परिचर्चा आयोजित करें। साथ में अभी जैसे उमेश जी ने बताया कि विभिन्न हमारे शोधार्थी हैं, विभिन्न विद्वान हैं। आप लोग वार्ता ही न करें, उस वार्ता को लेखनीबद्ध भी करें। आपकी विद्वता की परख यही है, आप कितने विद्वान हैं तभी आपके विद्वान होने का प्रमाण आपकी लेखनी ही देगी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप कितने बढ़िया लेखक हैं तभी आपने, क्योंकि लेख लिखना मैं समझता हूं साहित्य में लेख लिखना सबसे कठिन है, क्योंकि एक लेख लिखने में जो है आपको पूरी विद्वता निचोड़नी पड़ती है, पूरा जो है बिल्कुल सोमरस भरना पड़ता है, बिल्कुल अमृत भरना पड़ेगा, क्योंकि लेख में आप विषयांतर नहीं हो सकते। तो मैं जो शोधार्थी हैं सभी लोगों को, अन्य विद्वान हैं, मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने कुछ लेखों का वो दिया गया था, टाइटल दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए। इसके इतर भी जो जिस विधा का है वो उस विधा से संबंधित लेख लिखे, उसको जो है निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा। ये पत्रिकाएं तो है ही हैं, इसके अलावा भी जो भारतवर्ष की जितनी पत्रिकाएं हैं जो भी हैं और जो लोग भी सम्मिलित होना चाहेंगे, अभी श्री साहित्य अमृत पत्रिका थी, श्री प्रेमपाल शर्मा जी उसके संपादक हैं, वो हमसे मिले थे, हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर की भी जो पत्रिकाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, वो समावेशी काल के अवधारणा को आगे बढ़ाएंगी। तो ये चीज है। और इसके अलावा जो अन्य प्रांतों में जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारी समिति के लोग भी हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के समर्पित एवं सशक्त साहित्यकारों की सूची बनाए जो 21वीं सदी के हैं। वह कवि हों, कहानीकार हों, नाटककार हों, निबंध लेखक हों, समीक्षक हों, समालोचक हों, गजलकार हों, बाल साहित्यकार हों, उनको सूची बनाए, उनको जोड़ें। मैं चाहूंगा हर एक प्रांत में हमारी यह संस्था खड़ी हो, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी ही है, आप लोग अपने अपने प्रांत पे भी इसका वो करें, विभिन्न पत्रिकाएं भी इसके साथ सम्मिलित हो, तभी यह समावेशी का वो जो है उसका वो है। यह विचारधारा केवल कुछ चंद लोगों की नहीं है, बल्कि यह समस्त हिंदी साहित्य, हिंदी प्रेमियों की है, जो बोलियों में भी सृजित साहित्य करते हैं, दक्षिण भारत की भी है, पूर्वोत्तर भारत की भी है, प्रवासी भारतीयों की भी है। तो मैं इस चीज को लेते हुए कह रहा हूं कि हम लोग इसमें जो है अपनी बात कहें, साथ में हमारी जो समस्याएं भी हैं तो साहित्य में उनके संबंध में लिखें। हाँ, एक चीज और रह गई कि जैसे विमर्श की बात, तो मेरा मूल आलेख लोगों ने देखा होगा, विमर्श युग भी समावेशी काल का एक हिस्सा है।
इसको उसके लिए मैंने जो है हम लोगों ने मतलब 2001 से लेकर 2010 तक का समय जो है विमर्श काल के लिए ही हो रखा है, जिसमें दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श आदि इस पर जो लेख लिखे गए, साहित्य लिखा गया वो है। और वाकई विमर्श है क्या? विमर्श भी समावेशी काल का ही एक पार्ट है। जैसे लेजर बीम, लेजर बीम क्या करती है? किसी समस्या विशेष पर समस्या विशेष की समस्याओं को लेकर जो है क्षेत्र, अरे जो किन्नर विमर्श है तो किन्नर की समस्याओं को लेकर किया गया, स्त्री विमर्श है स्त्री की समस्याओं को लेकर, उनकी मनोभावनाओं को लेकर जो है वो सब सारी चीजें की गई हैं। तो यह विमर्श भी हमारे समावेशी काल का पार्ट है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं विमर्श इसमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, विमर्श भी हमारे समावेशी काल का है। जैसा मुख्य वक्ता डॉक्टर गुरशेखर जी ने कहा, हमें बच्चे की बात सुननी है, हमें माँ की बात सुननी है, हमें पिता की बात सुननी है, हमें वृद्धजनों की भी बात सुननी है। आज और भी जो भी परिवार में हमें हर एक की बात सुननी है, किसी को हाशिए पे नहीं रखना है। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं ये पुनः आप लोगों को कहता हूं कि एक नववर्ष पर मैं एक कुंडलिया छंद के माध्यम से कि खुशहाली नववर्ष पे रहे आपके द्वार, खुशहाली नववर्ष पे रहे आपके द्वार, मन में उल्लास हो खुशियां मिले हजार, खुशियां मिले हजार सदा हो सुखद सवेरा, खुशियां मिले हजार सदा हो सुखद सवेरा, रोग शोक सब मिटे, रोग का मोह का उखड़े डेरा, अखिल आपके मुख की बढ़े सदा ही लाली, अखिल आपके मुख की बढ़े सदा ही लाली, जिधर घुमाए नजर दिखे हरदम खुशहाली, जिधर घुमाए नजर दिखे हरदम खुशहाली। और कल हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है, उस पर मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं कि करो प्रतिज्ञा आप सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, किसी स्तर पर हमारा देश एक रहना चाहिए, ये मूल भावना है कि करो प्रतिज्ञा आप सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे, भारतवासी बनकर हम सब एक रहे हैं एक रहेंगे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वर धारा, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वर धारा, हम सारे हैं भारतवासी भारतवर्ष हमारा, हम सारे हैं भारतवासी भारतवर्ष हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।